हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज एंड एंटी मॉक टेस्ट की सीरीज़ का ये हमारा आज का पार्ट 4 है और इसमें हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पार्ट 4। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मंडी स्टेट एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। आपको बताना है कि जो मंडी स्टेट एसोसिएशन था किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। स्वामी पूर्णानंद, लाला हरदयाल, मोहनदास या फिर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, स्वामी पूर्णानंद के द्वारा। स्वामी पूर्णानंद के द्वारा जो है मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। स्वामी पूर्णानंद established Mandi State Association which opposed the बेगार system and other evils। तो मेनली ये बेगार सिस्टम का अपोजिशन था। बेगार सिस्टम के अपोजिशन में जो है स्वामी पूर्णानंद ने मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द फेडरलिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फेडरलिज्म के संदर्भ में आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। सेकंड स्टेटमेंट है, ऑल डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म इंजॉय द पावर इंडिपेंडेंट टू अदर्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लीजिए। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही बताई गई है। यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री that is usually responsible for a few subjects of common national interest, and the other are governments at the level of provinces or states that took after much of the day-to-day administering of their state. Both these levels of governments enjoy their power independent of the others. So यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट में हमारी सही है। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही दी गई है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is or are correct regarding the संग्राम संगम रिवोल्ट that took place in 1906। अब जो आपका संग्राम संगम रिवोल्ट है जो कि 1906 में हुआ था, इसके संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज अ पीजेंट रिवोल्ट दैट टुक प्लेस इन ओडिशा। सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज अगेंस्ट द हाई लैंड रिवेन्यू डिमांडेड बाय द ब्रिटिशर्स। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है। विद रेफरेंस टू द संग्राम संगम रिवोल्ट दैट टुक प्लेस इन 1906। सो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संग्राम संगम वाज अ ट्राइबल रिवोल्ट दैट टुक प्लेस इन 1906 इन असम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी, उड़ीसा में नहीं, ये असम में हुआ था 1906 में। द फॉरेस्ट लॉ इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एज state property and classified certain forests as a reserve forest. Forest dwellers and the tribal community which depended on the forest produced land and the timber were now not allowed hunting, jhum cultivation and gathering in the reserve forest areas. Due to this, tribals in Assam revolted against the British in 1906 and the revolt was so called Sangram Sangam Revolt. So यहाँ पर हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि इट वाज अगेंस्ट द हाई लैंड रिवेन्यू। तो हाई लैंड रिवेन्यू के अगेंस्ट नहीं था, बल्कि ये जो ब्रिटिशर्स के द्वारा फॉरेस्ट को रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था और जो डिवेलर्स थे उन्हें हंटिंग, झूम कल्टिवेशन एंड गैदरिंग अलाउ नहीं की गई थी। तो उसी के अगेंस्ट जो है असम में जो ट्राइबल्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन द 1906 और इसी ही नाम दिया गया था संग्राम संगम रिवोल्ट ऑफ 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी।
सोशलिस्ट इकोनॉमी की कुछ एक विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर बतानी कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट प्रोड्यूस गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ सोसाइटी। सेकंड स्टेटमेंट है इन दिस अरेंजमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सोशल थ्योरी। थर्ड स्टेटमेंट है अ सोशलिस्ट सोसाइटी हैज़ नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर दी गई है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी, अब सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, द गवर्नमेंट डिसाइड्स what goods are to be produced in accordance with the needs of the society। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ से सही हो जाती है। It is assumed that the government knows what is good for the people of country and so the desires of individual consumers are not given much importance, and then the government decides how goods are to be produced and how they should be distributed। In principle, distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not what they can afford to purchase। Strictly, a socialist society has no private property since everything is owned by the state। तो तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही हो जाएंगी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज डिफरेंसेस। अब जो प्लांट्स और एनिमल के सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसी के संदर्भ में आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से डिफरेंसेस जो है इनमें पाए जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है एनिमल सेल्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्लांट सेल्स हैव एन एडिशनल बाउंड्री ऑफ सेल वॉल। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। थर्ड स्टेटमेंट है देयर आर मैनी स्मॉल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स whereas plant cells have one central vacuole। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा डिफरेंस जो है एक्यूरेट या करेक्ट यहाँ पर बताया गया है। तो स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट बिकॉज एनिमल सेल्स आर डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। तो स्टेटमेंट वन तुम्हारी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स अपार्ट फ्रॉम अ सेल मेम्ब्रेन, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो पोजेस सेल वेल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है कि एनिमल सेल्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्लांट सेल्स हैव एन एडिशनल बाउंड्री ऑफ सेल वॉल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगी बिकॉज प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल, दीज आर मोस्टली वायरसली कलर्ड, सम ऑफ दीज हैव क्लोरोफिल विच इज अ ग्रीन पिगमेंट। Green plastids are called the chloroplast which provide green color to the leaves. And then another, animal cells have many small vacuoles and plant cells have one big central vacuole. Hence the statement 3 is correct। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिफॉर्म एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑफ द ऑन द सरफेस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो यूनिफॉर्म होती है एट द डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस। सेकेंड स्टेटमेंट है द ग्रेविटी वैल्यूज डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटेरियल। जो ग्रेविटी वैल्यू है वो डिफर करती है अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटेरियल। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन इसकी, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस, इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन दैट एट द पोल्स। हेंस स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 हमारी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं द ग्रेविटी वैल्यूज ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटेरियल, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंसेस दिस वैल्यू। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following are the negative effect of air pollutants?
तो एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उनके नेगेटिव इफेक्ट कौन कौन से हैं आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट दिया गया रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स, सेकंड है काउज प्रीमैच्योर डेथ ऑफ प्लांट, थर्ड है अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो एयर पॉल्यूटेंट्स के नेगेटिव इफेक्ट्स आपको बताने कि इनमें से कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, तीनों जो हैं वो नेगेटिव इफेक्ट है ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स cause injury to all living organisms. They reduce growth and yield of crops and cause premature death of the plant. Air pollutants also deleteriously affect the respiratory system of human and of animals. Harmful effects depend on the concentration of pollutants, duration of exposure and organism. Hence option D is the correct answer. तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तीनों जो है वो नेगेटिव इफेक्ट है एयर पॉल्यूटेंट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द सोलर डीसी कुकिंग टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है विद द रेफरेंस टू द सोलर डीसी कुकिंग टेक्नोलॉजी। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ सोलर एनर्जी बेस्ड कुकिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI। सेकेंड स्टेटमेंट है इट हैज़ बेटर एफिशिएंसी देन द कन्वेंशनल सोलर बेस्ड कुकिंग सिस्टम। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये बताना है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। रिसेंटली द सोलर डीसी कुकिंग टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय द सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगी क्योंकि जो आपका सोलर डीसी कुकिंग टेक्नोलॉजी है ये डेवलप की गई है CMERI विच इज़ सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ही ये डेवलप की गई है। एंड जो आपका सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज एन इंस्टीट्यूट अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। इट प्रोवाइड्स अ क्लीन कुकिंग environment, inverted less direct operation, fast and uniform heating, and a potential to save 1 ton carbon dioxide emissions per year household. It has 20 to 25% better efficiency and is more economical in comparison with the conventional solar based cooking system, which loses efficiency owing to AC to DC conversion. Hence statement 2 is correct. तो यहाँ पर हमारी दोनों स्टेटमेंट जो है वो एकदम एक्यूरेट बताई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर राइट। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।